हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिपल एस क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, जेके एसएसबी ने रिसेंटली वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और उसके बाद जेके एसएसबी ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकाली हुई है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम एफडब्ल्यू का एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट करवाएंगे। तो आज से हम इसी एफडब्ल्यू एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इसकी एक और लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे रिगार्डिंग द कंप्यूटर मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एंड मैथमेटिक्स मॉड्यूल। इन तीनों मॉड्यूल्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको एमसीक्यू सीरीज करवाई हुई है। अगर आप वो सारी वीडियो सीरीज भी देखना चाहते हो तो आप ट्रिपल एस की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स के रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो कर लेता है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज क्यू। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज कर लेता है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फीफो। लाइकवाइज अगर मैं स्टैक की बात करूंगा ना, स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल को यूज कर लेता है। लीफो की फुल फॉर्म आती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरीके से एरे भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम सेम टाइप ऑफ डेटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको आप बोल सकते हो। लाइकवाइज लिंक्ड लिस्ट भी हमारा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। इसके अलावा भी हम कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आपका आता है ग्राफ्स, और एक और डेटा स्ट्रक्चर जो हम काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रीज। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की लिटरल मीनिंग क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर होता है तरीका कि आप अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, हाउ यू ऑर्गेनाइज यूर डेटा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दो तीन और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले मैं क्यू के बारे में यहां पे आपको और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। हमें पता है अब क्यू किस प्रिंसिपल पे चलता है, फीफो प्रिंसिपल पे चलता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आएगा उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। अगर मैं इसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये हमारा क्या है, इफ इट इज ओवर क्यू, हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर हम एक साइड से डेटा एलिमेंट्स को डालेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, इन डेटा एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे। क्यू के अंदर डेटा एलिमेंट्स डालने को हम बोलते हैं, हमने यहां पे एलिमेंट क्या किया, एन क्यू किया, यानी कि हमने एलिमेंट डाला क्यू के अंदर। और एलिमेंट बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं। ये भी अच्छे से आप पॉइंट्स नोट डाउन करके रखोगे, डी क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट आप यहां से पहले डालोगे, लेटर से उसके बाद पहले आपने 8 डाला, उसके बाद आप 7 डाल रहे हो, तो बाहर निकलने की बारी सबसे पहले किसकी आएगी, 8 की आएगी, और उसके बाद 7 की आ जाएगी। यानी कि जो एलिमेंट आपने क्यू के अंदर पहले डाला उसको हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। देयर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक अगर हम प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे तो वहां पे हम प्रायोरिटी के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। लाइकवाइज अगर मैं स्टैक के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, स्टैक भी मैंने आपको क्या बोला, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो कि किस प्रिंसिपल पे चलता है, लीफो प्रिंसिपल पे चलता है। और स्टैक का अगर मैं आपको डिजाइन बताने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, स्टैक हमारा कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज ओवर स्टैक। स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, यही से एलिमेंट्स डालेंगे और यही से एलिमेंट्स क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एलिमेंट डालने को हम यहां पे बोलते हैं पुश, यानी कि हमने एलिमेंट को डाला, पुश किया इनटू द स्टैक। और एलिमेंट बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, पॉप, यानी कि हमने एलिमेंट बाहर निकाला किससे, स्टैक से। लेटर से आपने यहां पे पहला एलिमेंट डाला, फिर से 8,
और दूसरा एलिमेंट आपने क्या डाला 7, क्योंकि आप डाल और निकाल एक ही साइड से रहे हो, तो जो आपने लास्ट पे डाला एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लास्ट पे डाला आपने 7, निकालने की जब बारी आएगी ना तो हम पहले किसको बाहर निकालेंगे, 7 को ही बाहर निकालेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट पे आया उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 2। PSTN इज अ पार्ट ऑफ। आपको बताना है कि PSTN किसका पार्ट होता है, डेटाग्राम स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और नन ऑफ द अबव। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज सर्किट स्विचिंग। ये पॉइंट आप फिलहाल के लिए याद रखोगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। PSTN की फुल फॉर्म क्या आती है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए, अब ये PSTN क्या है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क क्या है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। फिर से मैं बता रहा हूं, PSTN क्या है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। और ये जो PSTN है ये सर्किट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 बार ये प्रीवियस लेक्चर सीरीज में बताया होगा, डेटा सेंड करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर या तो आप पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हो, या तो आप सर्किट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, या तो आप मैसेज स्विचिंग का इस्तेमाल कर लेते हो। ज़्यादा पॉपुलर क्या है, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में आप क्या करते हो, सिंपली अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यहाँ पे हमारा डेटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एंड राउटर टेक्स द डिसीजंस कि हमें ये डेटा पैकेट किस पाथ के थ्रू भेजना है टू द रिसीवर। लेट अस से ये एक पाथ है और यहाँ से रिसीवर तक पहुँचने के लिए एक और पाथ है। ये वाला राउटर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि मुझे इस डेटा पैकेट को इस पाथ से भेजना है कि इस पाथ से भेजना है, क्योंकि राउटर के पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। बेस्ड ऑन दैट राउटिंग टेबल राउटर डिसीजंस ले पाता है कि किस पाथ से ज़्यादा ट्रैफिक है, किस पाथ से कम ट्रैफिक है, उसी के हिसाब से ये क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। ठीक है, वाइल एज सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले ही एक प्री डिफाइंड पाथ एस्टेब्लिश हो जाती है जिसको हम हैंडशेकिंग बोलते हैं, और बाद में जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं वो सारे के सारे डेटा पैकेट्स एक ही पाथ से जाते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। The data collected for the first time is termed as। आपको बताना है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं जो कि पहली बार कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्राइमरी डेटा। वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। वाइल एज अगर आप किसी का ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा इस्तेमाल करते हो अपनी रिसर्च के लिए, तो उस टाइम पे हम उस डेटा को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैंपलिंग एरर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर पाते हैं। ये अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स ले लेते हैं और उन सैंपल्स के बेसिस पे जो भी उनके रेस्पॉन्सेस होंगे, उन रेस्पॉन्सेस को हम जनरलाइज करते हैं किस पे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सैंपलिंग एरर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। जितना आप सैंपल साइज बड़ा करते चले जाओगे उतना इसमें सैंपलिंग एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन सेंसिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5।
द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट कैन बी डिफाइंड एज, आपको बताना है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट से आपको क्या समझ में आता है। ऑप्शन ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अ सेट विथ वन एलिमेंट, अ सेट विथ वन एलिमेंट, अगर एक सेट में क्या होगा, खाली एक एलिमेंट होगा, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसको हम कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ए तो नहीं हो सकता। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की पहले बात करेंगे ना, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट ले रहा हूं ए और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं ए बी एंड सी, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि बताओ मुझे कि इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, तो आप इन एलिमेंट्स को क्या करोगे, सिंपली काउंट करोगे। तो आप बोलोगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए, इसको मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में है वो कितने हैं, 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज, हम बोलते हैं कि दो सेट्स क्या है, डिसजॉइंट, अगर उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। मैं पहले आपको इसका भी आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज एम्प्टी सेट। हम बोलते हैं कि दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट है अगर उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कभी कभी क्या बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, आप कल को टर्मिनोलॉजी की वजह से कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को भी थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट अस से अगर मैं एक सेट ले रहा हूं ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट में ले रहा हूं बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं लेट अस से 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया सिंपली कॉमन एलिमेंट्स। अगर आपको मैं बताऊंगा ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, एक एम्प्टी सेट आ रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसी सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। और अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एक सेट है ऐसा, ठीक है, हमारा ए सेट है ये, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 4 5 एंड 6। क्या इन दो डायग्राम्स के बीच में कोई भी चीज कॉमन है, नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। स्टार्टिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए, द आंसर इज नो। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा वाला मॉड्यूल इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स को डिस्प्ले कराने के लिए, द आंसर इज अगेन नो। ग्राफिक्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, VDT का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है मॉनिटर। क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए, अगेन द आंसर इज नो। डेटा स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, मेमोरी वाला पार्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन डी, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशंस। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और बाकी सारी की सारी एप्लीकेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। और भी 2-3 पॉइंट्स आप यहां पे याद रखने की कोशिश करोगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पे मैं लिखूंगा, आप सबको पता होगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ये भी पता है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। और जब मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज करवाई थी पिछली बार कंप्यूटर के रिलेटेड, तब मैंने आपको बोला था जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज अ रिसोर्स एलोकेटर। ये क्या करता है, एक्ट करता है एज रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए होगा, ये सारा का सारा काम कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर लेता है। अब कंप्यूटर के अंदर क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप डालते हो, दे आर द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, वैसे ही मेमोरी भी क्या है, दैट इज अगेन वन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंप्यूटर का। तो इन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जाता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, दैट इज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। Which among the following programming language do we use in AI? आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोलॉग। ठीक है, नाउ आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या प्रोलॉग एक इंडिविजुअल लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? द आंसर इज नो। देयर आर सो मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो जिनको हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे एज एन एग्जाम्पल, सबसे पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती थी, दैट वाज लिस्प। ठीक है, वैसे ही अगर हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करंटली कौन सी है, पाइथन। ठीक है, तो इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर हम इन 4 ऑप्शंस की बात करेंगे, इनमें से हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दैट इज प्रोलॉग। और ये जो प्रोलॉग है ना, इसकी अपनी एक फुल फॉर्म भी है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये भी आप नोट डाउन करके रखोगे। लाइकवाइज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा ना, इफ आई टॉक अबाउट फोर्ट्रॉन, इसकी भी अपनी एक फुल फॉर्म है, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और अगर मैं कोबॉल की बात करूंगा, कोबॉल की अपनी एक फुल फॉर्म है, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। आपको बताना है इंडिया के अंदर पहला सिंक्रोनस सेंसस किस साल में कंडक्ट करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1881। ओके, और 1872 की अगर मैं बात करूंगा ना, इस साल में क्या किया गया था, इंडिया के अंदर फर्स्ट एसिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप जल्दी से मुझे उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, जब इंडिया के अंदर ये पहला एसिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट करवाया गया था इन द ईयर 1872, उस टाइम पे इंडिया में कौन वाइसरॉय था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। उस टाइम पे 1872 में इंडिया के अंदर कौन वाइसरॉय था जब फर्स्ट एसिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट करवाया गया था? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पे भी बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी लॉर्ड मायो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए,
इंडिया के अंदर किसको माना जाता है फादर ऑफ सेंसस? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया किसको माना जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे जल्दी से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनियर इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है, आपको पता होगी क्वेश्चनियर क्या है। इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, सबको ये पता होगी। और जब हम एक क्वेश्चनियर तैयार करते हैं ना, क्वेश्चनियर जब हम तैयार करते हैं, जब टारगेट ऑडियंस को देने से पहले हम क्या करेंगे, ये अपने कुलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ये क्वेश्चनियर हमें फुलफिल करके दे दो। हम चेक करते हैं जो ये यहाँ से हमें रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं, वेदर दैट रेस्पॉन्स इज फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा तब हम इसी क्वेश्चनियर को फाइनलाइज कर लेते हैं, वरना हम इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्री टेस्टिंग। और इसी प्री टेस्टिंग को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नोन एज पायलट टेस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम यही 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग माय टीचिंग कि कहीं पे अगर मुझे कम एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, कहीं पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, वो सारी रिकमेंडेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आने वाले क्लासेस में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।